Namaste Gurukulians. Students, today we are going to start chapter number 17, that is breathing and exchange of gases, and this is the fifth and last video of this chapter. Okay? So this is for class 11th biology. So in previous 4 videos we have already covered the basic human respiratory system. In second video we have covered the mechanism of breathing in and breathing out, that is inspiration and expiration. In third video we have concluded various respiratory volumes and capacities, and in fourth video we have covered the transport of oxygen as well as oxygen hemoglobin dissociation curve, okay, along with Bohr effect, etc. Okay. Now this is the last and final video in which we are going to start with topic transport of carbon dioxide. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने कवर कर चुके हैं 4th वीडियो में. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम इसमें कवर करेंगे. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 take place in 3 different ways. First one is dissolved in plasma, this is 3%, नहीं 7%. 3% was for oxygen. ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो था वो 2 तरीके से होता था. एक डायरेक्ट डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, सो दैट ब्लड प्लाज्मा विल कैरी अराउंड 3% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन, वाइल ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल कैरी 97% ऑफ द ऑक्सीजन. सो इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व प्लाज्मा में द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 7% इंस्टेड ऑफ 3%. नाउ सेकेंड फॉर्म इज एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. कार्ब अमीनो hemoglobin. We can also write it HbCO2. ठीक है, and in this form the total transport will be around 23%. तो कुछ बुक्स जो हैं वो रेंज लिखती हैं डायरेक्टली 20 से 25%. So we are directly writing it as 23%. And the third category, the third mode of transport of carbon dioxide is as bicarbonate ions, HCO3 minus, bicarbonate ions. ठीक है, and it is around 70%. So the maximum transport of carbon dioxide will take place in form of bicarbonate ions. So I think this point is itself explained here, so no need to explanation. We are directly going to this point, HbCO2. So in second point, as we know that hemoglobin is already present. Hemoglobin is a respiratory pigment, so it is present in RBC. So amine group of hemoglobin attaches या bind with CO2. ठीक है, सो हीमोग्लोबिन का जो अमीन ग्रुप है उसके साथ CO2 बाइंड होगी, जबकि ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड हुई थी? आयरन मॉलिक्यूल के साथ, Fe के साथ. ठीक है, सो वी विल डायरेक्टली राइट Hb प्लस CO2 HbCO2. ठीक है,
दिस इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये वाली जो आपकी रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी? दैट विल टेक प्लेस इन टिश्यूज़। टिश्यूज़ के अंदर क्या होगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ऑलवेज हायर एज कंपेयर टू द ब्लड विच इज फ्लोइंग इन ब्लड वेसल्स। जो कल हमने डायग्राम बनाया था, मैं थोड़ा सा उसकी आउटलाइन बना रहा हूँ। कल हमने एक ऐसा सा डायग्राम बनाया था, दिस इज टिश्यू। तो यहाँ पे जो ब्लड आया, यहाँ ब्लड आया, तो उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई थी डिफ्यूजन से, CO2 बाहर निकल गई थी। तो ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी लेस। तो यहाँ पे लेस था और यहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर। सो बाय सिंपल डिफ्यूजन द CO2 will diffuse from tissues into blood vessel, and in blood vessel we have RBC as well as plasma. So the Hb which is present in RBC, it will bind with CO2 to form carb amino hemoglobin. So this is a reversible reaction. तो यहाँ पे तो ये इस साइड चलेगी और वापस जब ये HbCO2 आपका यहाँ से फ्लो करता हुआ वापस लंग एल्वियोलाई के पास जाएगा, ठीक है। तो लंग एल्वियोलाई के पास क्या होगा? यहाँ पे CO2 का अमाउंट ज़्यादा था, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम था, तो CO2 विल मूव आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वियोलस, ठीक है। सो एट दैट टाइम दिस रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल in opposite direction. So HbCO2 will dissociate to release carbon dioxide into alveolus, while Hb will again remain free, which will again bind with oxygen. तो ये सर्कुलेट होता रहेगा। Hb एक बार ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ लेके आएगा, ऑक्सीजन टिश्यूज़ को दे दी, Hb फ्री हो गया तो वापस CO2 यहाँ से लेगा, HbCO2 बनाएगा, फिर इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएगा। तो वो जो CO2 है HbCO2, उसमें से CO2 विल डिफ्यूज आउट इनटू एल्वियोलस और Hb आपका फिर फ्री हो गया और फिर दोबारा ऑक्सीजन। तो ये साइकिल आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। So this is the second method, carb amino hemoglobin, and in third form bicarbonate ions. So CO2 plus H2O, carbonic anhydrase. This is the name of enzyme which is present within RBC. Present in RBC. This will convert into H2CO3, carbonic acid, which is again further divide to form HCO3 minus and H ions, ठीक है। So these are bicarbonate ions. So ये रिएक्शन जो है वो भी रिवर्सिबल होगी, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन हो रही है ऊपर इस डायरेक्शन वाली, ये हो रही है आपकी यहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। कि ब्लड आया, ब्लड के अंदर RBC थी, ठीक है। RBC के अंदर हम कह रहे हैं कि ये एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CA सिंपल फॉर्म में बोल देते हैं। यहाँ पे भी लिखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो CO2 H2O इज ऑलरेडी अवेलेबल इन ब्लड, ठीक है, प्लाज्मा। सो CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन RBC, it will convert it first into carbonic acid and then into bicarbonate ion plus H ion. तो वो जो H ion होंगे वो क्या करेंगे आपका, this will
induce Bohr's effect। ठीक है, बोहर इफेक्ट क्या था हमने पहले बताया था, ये ग्राफ था आपका, ये ऐसे था, अगर ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो इसको बोलते हैं हम बोहर इफेक्ट। तो जब मैंने ये बताया था राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे मैंने 4 कंडीशन बताई थी कि यहाँ पे हाई CO2 कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, हाई H कंसंट्रेशन एंड हाई DPG। ठीक है, डाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो जब हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये रिएक्शन होने की वजह से H बने, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल इंड्यूस बोहर इफेक्ट, मतलब ये आपके ग्राफ को यहाँ से राइट की तरफ शिफ्ट करेगी। ठीक है, सो H विच आर प्रोड्यूस्ड दे विल इंड्यूस्ड बोहर इफेक्ट, वाइल HCO3 विल बी सिक्रेटेड फ्रॉम RBC इनटू ब्लड प्लाज्मा। तो ये कैसे होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको। मान लो दिस इज टिश्यू, ठीक है, दिस इज टिश्यू, ये आपकी आरबीसी नहीं, ये आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। सो ब्लड वेसल है तो मतलब ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी लिखेंगे स्पेसिफिकली, चलो ब्लड कैपिलरी। तो इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहे हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे एक आरबीसी भी होगी, मैं यहाँ पे एक आरबीसी बना देता हूँ। ठीक है, अब जो टिश्यू था हमारा, इस टिश्यू में से CO2 जनरेट होगी, ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली, CO2 जनरेट हुई, तो वो जो CO2 है, अब इसके 3 मेथड हैं, या तो वो डायरेक्टली जाएगी आपकी प्लाज्मा में डिजोल्व, ठीक है, ये आपकी 7% होगी। दूसरा है इसका, दिस CO2 विल बाइंड विद CO2 प्लस HbCO2, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में CO2 आपकी बाइंड होगी और अब ये आरबीसी के साथ ट्रेवल करेगी। थर्ड, दिस CO2 विल कंबाइन विद H2O टू फॉर्म H2CO3। थोड़ा सा टाइट लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देना। CO2 प्लस H2O, H2CO3, यही चीज़ लिखी है अभी हमने। ये आगे जाके कन्वर्ट होगा, इट विल गिव HCO3 प्लस H। ठीक है, H की वजह से क्या होगा, इट विल इंड्यूस बोहर इफेक्ट। नाउ HCO3 जो है, इट विल कम आउट फ्रॉम RBC, सो दिस इज RBC। ये जो आपका कन्वर्जन हुआ था CO2 प्लस H2O, यहाँ पे आप लिख सकते हो Ca, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आगे भी Ca। ठीक है, सो HCO3 जो है वो बाहर निकला और आगे आपका प्लाज्मा में, फ्रॉम प्लाज्मा इट विल अगेन ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स द लंग्स, where HCO3 plus H will again form H2CO3 and again it will divided into CO2 plus H2O, और जो CO2 है वो आपकी वापस एल्वियोलस के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे एक टर्म आती है आपकी, दैट टर्म इज, यहीं पे लिख देते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। और the name is Hamburger phenomena। Hamburger phenomena।
तो ये एक्चुअली में है क्या, कई बार नीट के अंदर पूछा जाता है, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है। सो क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमेना क्या है कि जितने HCO3 बाहर आएंगे, ठीक है, अगर ये बाहर आएंगे तो इसके अंदर RBC के अंदर क्या होगा, जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो डेविएट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको स्टेबल करने के लिए जितने आयन यहाँ से बाहर आए प्लाज्मा में, उतने ही आयन प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर चले गए RBC के अंदर, ठीक है। तो ये उसको बैलेंस कर दिया चार्ज। सो द इनटेक ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा इनटू RBC in place of HCO3 which are going out from RBC into plasma. This phenomena is called as chloride shift, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयन का शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, फ्रॉम प्लाज्मा टू RBC. So this is also called as Hamburger phenomena और chloride shift. Now another term is Haldane effect. ये भी आपका एनसीईआरटी में नहीं है। सो हेल्डेन इफेक्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि CO2 कब ज़्यादा बाइंड होगी Hb के साथ, कब हो सकती है, जब आपका PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो, या आपका परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb विद O2 ये भी आपका कम हो। तो जब ये दोनों चीज़ें कम होंगी उस टाइम पे द एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन विल बी मोर। दिस इज कॉल्ड एज हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है, हेल्डेन इफेक्ट क्या बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब अटैच होगी Hb के साथ, जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा एज वेल एज हीमोग्लोबिन भी आपका फ्री होगा। देखो यहाँ पे जितनी सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ कम होगी उतना ही HbO2 कम बनेगा, जितना कम बनेगा मतलब आपका Hb फ्री है तो वो बाइंड हो सकता है CO2 के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। एक लाइन और है कि अराउंड 4 ml ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय 100 ml ब्लड। ये पूछा भी जा सकता है, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में सेम टू सेम लिखी है लाइन आपकी। 100 ml ब्लड जो है वो 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, जबकि यही बात अगर हम ऑक्सीजन के साथ लें देन इट विल बी 5 ml। सो 5 ml ऑफ O2 एंड 4 ml of CO2 is transported by 100 ml of blood. So this is all about the transport of CO2 by blood. अगर आपको ये वाला डायग्राम याद रह जाएगा तो कोई याद करने, बाकी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये डायग्राम याद रख लो, इसी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो सारी चीज़। नाउ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, नेक्स्ट टॉपिक। So there are two type of regulation. Neural
एंड केमिकल। जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर देयर आर 2 सेंटर्स, मेडुला ओब्लंगेटा पूरा नाम, एंड पोन्स वेरोलाई। ठीक है, ये आपने 11th का जो आपका नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक आएगा उसमें आएगा। 10th क्लास में भी आपने सेम चीज़ पढ़ी होगी आपको। ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा कहाँ होता है, पोन्स वेरोलाई कहाँ होता है। सो मेडुला ओब्लंगेटा को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम, RHY, रिदम सेंटर। सो जो आपकी रेस्पिरेशन की रेट है वो कब इंक्रीज़ होगी, कब डिक्रीज़ होगी। जब आपने फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करी तो आपकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाती है, अदरवाइज़ वो कम होती है। आप हिल एरिया पे जाओगे तो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये किस में कब होगी, इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज़ प्रेजेंट इन मेडुला ओब्लंगेटा, एंड वी कैन ऑल्सो से इट डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सेंटर। सो रेस्पिरेटरी सेंटर एज वेल एज सर्कुलेटरी सेंटर, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो पॉइंट है, बोथ आर प्रेजेंट इन मेडुला ओब्लंगेटा। सो इसका काम क्या है, मेंटेन और रेगुलेट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। पोन्स वेरोलाई क्या है, पोन्स वेरोलाई के अंदर दिस इज जस्ट एसोसिएटेड, इट इज प्लेस्ड जस्ट साइड टू द मेडुला ओब्लंगेटा, उसके बिसाइड में प्रेजेंट है ये। तो इसके पास क्या होता है, इट हैज़ कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो मतलब केमिकल, सेंसिटिव मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होना। तो इसके पास एक ऐसा एरिया है विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 एज वेल एज इंक्रीज अमाउंट ऑफ H आयंस। अगर ये दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं तो ये इस एरिया को, ये जो एरिया पोन्स वेरोलाई का, ये क्या करेगा, उसको सेंस करेगा, एंड इट विल, इन दोनों को सेंस करके इसने क्या करना है, इट विल हेल्प मेडुला टू मेंटेन रेस्पिरेटरी रिदम। देखो सिंपल सी चीज़ है, जब हमारी बॉडी के अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो हमें वो बाहर निकालनी है, बाहर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करवानी पड़ेगी। तो जैसे ही CO2 का अमाउंट इंक्रीज़ हुआ, H आयंस का अमाउंट इंक्रीज़ हुआ, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, ये भी इसको मेडुला ओब्लंगेटा को इंस्ट्रक्शन देगा टू मेंटेन रेस्पिरेटरी रिदम। सो ज़्यादा स्पेसिफिकली लिखें तो हम क्या करेंगे, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सेकेंड आपका रेगुलेशन है आपका केमिकल। तो आपके पास यहाँ पे देर आर 2 एरियाज, दीज आर केमिकल रेगुलेशन। थोड़ा हम प्रॉपरली लिख देते हैं इसको। There are 2 areas called as aortic arch and carotid, common carotid artery, common carotid artery। ये दोनों के दोनों जो हैं
जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हो, 10th क्लास में बनाया होगा आपने, तो यहाँ से जब आपका एओर्टा निकला तो एओर्टा ऐसे करके दिखाते हैं हम, और इसके अंदर यहाँ पे ये 3 यहाँ पे सब डिविजन्स दिखाई। इन 3 में से एक जो है वो आपकी क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी जो है वो आगे जाके लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है, 2 बाइफर्केशन हो जाता है इसका। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं हम एरोटिक आर्च। आर्च मतलब आर्क, ठीक है, सेमी सर्कुलर टाइप। सो दिस इज एओर्टिक आर्क। और ये जो कैरोटिड आर्टरी है ये आपकी ऐसे गई आगे जाके, और ये बाइफर्केट हो गई, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। तो जहाँ पे लेफ्ट और राइट का बाइफर्केशन होता है वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स हैं इसके पास, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज कीमो रिसेप्टर्स। एंड दीज कीमो रिसेप्टर्स, द नेम ऑफ कीमो रिसेप्टर आर कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडीज। और यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं ये, इसको बोलते हैं हम एओर्टिक आर्च के अंदर प्रेजेंट है तो एओर्टिक बॉडीज, ठीक है। तो एओर्टिक आर्क के अंदर क्या है, एओर्टिक बॉडी, और कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है उसके बाइफर्केशन के टाइम पे वहाँ पे है आपका कैरोटिड बॉडीज। तो दोनों को मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। एरोटिक आर्च हैव chemoreceptors aortic bodies, while carotid artery have chemoreceptors as carotid bodies। अब ये दोनों के दोनों हम कीमो रिसेप्टर लिख रहे हैं, तो मतलब ये रिसीव कर सकते हैं केमिकल्स को, तो वो वाला सिग्नल ये भेज सकते हैं आगे। तो ये जो दोनों आपके हैं, दे विल सेंस सेम पॉइंट, यहाँ वाला, हाई अमाउंट ऑफ CO2 एंड हाई H कंसंट्रेशन। तो जैसे ही इन एरियाज़ के अंदर यहाँ पे आप जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा, उन ब्लड फ्लो करते टाइम पे जब उस ब्लड के अंदर हमें लगा कि CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, तो उस हाई कंसंट्रेशन की वजह से ये क्या करेंगे, उस सिग्नल को कैच करेंगे, एंड दैट सिग्नल विल बी फॉरवर्डेड टू डोर्सल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। सिग्नल sent to dorsal part of medulla oblongata। और मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करेगा, जो यहां पे किया था इसने, अगेन रेगुलेट ब्रीदिंग रेट, या फिर हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। या तो डायरेक्टली ब्रेन कर रहा है, ठीक है, ब्रेन का पार्ट, या फिर कुछ कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं आपके एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी के अंदर, जिसको हमने एओर्टिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी बोल दिया। ये क्या करेंगे, ये सेंस करेंगे ज़्यादा अमाउंट आपकी CO2 की। जब PCO2 ज़्यादा हो जाए, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए और H ज़्यादा हो जाएगा, तो ये उस सिग्नल को भेज देंगे किसके पास, वापस मेडुला ऑब्लंगेटा के पास, ठीक है, थ्रू नर्व्स। और मेडुला ऑब्लंगेटा फिर दोबारा आपका ब्रीदिंग रेट को नॉर्मल करेगा या रेगुलेट करेगा।
The last topic of this chapter is disorders of respiratory system. ठीक है. There are 3 disorders which are mentioned in NCERT. The first one is asthma. So asthma क्या है? It is due to allergens. ठीक है. बहुत सारे कई बार हम बोलते हैं जब फसल काटने का टाइम होता है तो उस टाइम पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वगैरह उड़ते हैं. ठीक है. तो वो पोलन जो है वो कुछ लोगों को ज़्यादा एलर्जी क्रिएट करते हैं. ठीक है. सम पीपल आर मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स दोज एलर्जेंस या पोलन्स, तो उनको होती है एलर्जी. तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं दोज पेशेंट आर मोर प्रोन टू एस्थमा. तो इसका जो कोज है वो है आपका एलर्जेंस, पोलन. तो ये क्या करते हैं पोलन? हमारी जो मास्ट सेल है ब्लड के अंदर, मास्ट सेल विल रिलीज हिस्टामिन, और इसकी वजह से क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शंस. सो पेशेंट के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस होंगी पेशेंट के अंदर. तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसका जो स्पेसिफिकली बोलेंगे क्योर. हाँ. सो क्योर में हम या तो हम ब्रोंको डायलेटर्स यूज कर सकते हैं, ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स, या एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं सिंपल, एंटीबायोटिक्स. और जो आपके इनहेलर्स होते हैं, जो पंप, अस्थमा वाले पेशेंट एक पंप रखते हैं. ठीक है. उसको बोलते हैं हम इनहेलर्स. सो दीज आर द क्योर फॉर एस्थमेटिक पेशेंट. तो ऐसे पेशेंट को प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं हम कि अपने आप को उस एरिया से दूर रखना है जहाँ पे एलर्जेंस ज़्यादा हो सकते हैं, जहाँ पे पोलन ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है. बाकी क्योर आपको बता ही दिया. नाउ सेकंड डिजीज़ इज़ एम्फाइसीमा. ये होता है आपका ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग. यूजिंग टोबैको एंड यूज ऑफ टोबैको, पान मसाला वगैरह. तो इसकी वजह से क्या होगा? वाल या सेप्टा बिटवीन एल्वियोलाई डैमेजेस, वो रप्चर हो जाता है. ठीक है. तो जब एल्वियोलाई जो था उसकी वाल जो दो एल्वियोलाई के बीच में जो वाल थी वो रप्चर होगी. तो रप्चर होगी तो क्या होगा? 2 एल्वियोलाई जो है वो मिक्स होके एक बन गया. ठीक है. तो सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो रिड्यूस हो गया. जितने ज़्यादा एल्वियोलाई होंगे उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा. और हम कह रहे हैं कि 2 एल्वियोलाई जो है वो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं. तो फ्यूज़ होंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है. ठीक है. सो सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज
for gaseous exchange is reduced। तो जब ये रिड्यूस होगा तो क्या होगा, किस टाइप के सिम्टम आएंगे? जो लंग है आपका, लंग रिमेन इन्फ्लेटेड, फूला हुआ रहेगा, ठीक है। एंड प्रॉब्लम इन एक्सहेलेशन। तो ये जो है उसका वो मेन सिम्टम है। ये थे क्यों, कोज किसकी वजह से हुआ। तो जो हो गया वो सिम्टम क्या आएंगे पेशेंट के अंदर, दो लंग हैं जो वो इन्फ्लेटेड रहेंगे, प्रॉब्लम एक्सहेलेशन करते टाइम प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका रेमेडी या क्योर क्या है? क्योर आपका अगेन ब्रोंकोडाइलेटर्स, यूज ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड एम्फाइसीमा एंड ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें कोई भी जो ड्रग है या क्योर है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि जो लंग है वो आपका ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज ए परमानेंट डैमेज, देयर इज नो परमानेंट क्योर। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम ब्रैकेट में, नो परमानेंट क्योर, ठीक है। ये वाली डिजीज़ काफ़ी पूछी जाती है आपकी, एस्थमा बहुत कम पूछी जाती है। तो एम्फाइसीमा पे थोड़ा सा आप फोकस ज़्यादा करेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू लास्ट डिजीज, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ORD। सो नाम से पता चल रहा है जो जैसा काम करेगा उसको वैसी ही टाइप की रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। इसके अंदर आपकी दो इम्पोर्टेंट डिजीज आती हैं, एक आती है एस्बेस्टोसिस और दूसरा है सिलिकोसिस, ठीक है। तो जो लोग माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं या स्टोन क्रशर्स में काम करते हैं, फाउंड इन पर्सन वर्किंग इन माइनिंग इंडस्ट्री, स्टोन क्रशर्स, सीमेंट फैक्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर पेशेंट के अंदर एस्बेस्टोस ड्यू टू, ये जो डिजीज होगी ये होगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एस्बेस्टोस, और ये है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका। सो ये दो मेन डिजीज हैं आपकी, एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस। दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एस्बेस्टोस एंड दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका। तो जब ये दोनों का एक्यूमुलेशन होता है तो ये क्या करते हैं, दे विल लीड टू लंग फाइब्रोसिस, ठीक। लंग फाइब्रोसिस क्या है, दिस इज प्रोलिफरेशन
प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बहुत स्पीड से एक्सटेंसिवली कोई टिश्यू जो है वो डिवाइड करता रहे। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या तो ट्रैक्ट में हो जाए और या लंग के अंदर हो जाए। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ गया आपका, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है वो। सो इन दोनों की वजह से क्या होगा, लंग फाइब्रोसिस, मतलब बहुत जल्दी डिवाइड करना और एक्यूमुलेट होना फाइब्रस टिश्यू का, किसके अंदर, या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर या लंग्स के अंदर, ठीक है। तो इसका क्योर क्या, प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन एंड क्योर, ये बहुत सिंपल चीज़ है कि जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो प्रॉपर गार्ड्स लगाए रखें, मास्क लगा के रखें। तीसरा जो है उनका प्रॉपर रूटीन चेकअप होना चाहिए। तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट, देयर इज नो परमानेंट क्योर, नो परमानेंट क्योर। तो सेम इसमें वही है कि आप पेशेंट की जो लाइफ है वो थोड़े दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, परमानेंट क्योर कुछ नहीं है इसका। सो वी कैन यूज एंटीबायोटिक्स एज वेल एज ब्रोंको डायलेटर्स, अदरवाइज परमानेंट क्योर नहीं है। हमें मैक्सिमम फोकस जो है वो किस पे करना पड़ेगा, प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन के अंदर हमने क्या करना है, यूज ऑफ मास्क, प्रिवेंटिव गार्ड्स एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। ठीक है। सो दिस इज द थर्ड डिजीज़, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो अस्थमा का थोड़ा कम फोकस होता है, एम्फाइसीमा या फिर आपका ORD पे ज़्यादा फोकस होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। So with this we have completed chapter number 17 and this was the 5th video. I hope आपको टॉपिक जो है वो समझ में आए होंगे। तो जितने भी आपके पास कोई भी हेल्प बुक वगैरह है या कोई भी किसी भी कंपनी की, किसी भी पब्लिशर की हेल्प बुक है, आप उस हेल्प बुक से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है आपके पास, चाहे वो आपके NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विद सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हम हार्ट की बात करेंगे, ठीक है, ब्लड की बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।